हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी स्टडीज़। फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट पार्ट हम कवर किए थे बायोलॉजी क्लास 11th का। उसमें हम लोगों ने देखा था डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो जो डाउट था उसका कमेंट्स आते रहेंगे और आज हम उसके आगे का चलेंगे। उस दिन हमने यहाँ तक कवर किया था। आज इसका सेकंड टॉपिक देखते हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। अब हम लोग एक्चुअली चैप्टर में जाएंगे। तो if you look around, you will see a large variety of living organisms, be it potted plants, insects, birds, your pets, or other animals and plants. There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they all are around you. जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, अगर अपने चारों तरफ देखें तो बहुत वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो आपके घर में पॉटेड प्लांट्स हो, इंसेक्ट्स हो, बर्ड्स हो, आपके पेट एनिमल्स हो या अदर प्लांट्स हो। और उसके बाद कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो हमारे खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू वेयर टू इंक्रीज द एरिया दैट you make observation in, the range and variety of organisms that you see would increase. अगर हम अपना देखने का रेंज बढ़ाएं, इंक्रीज करें उस चीज़ को, तो हम और भी वैरायटी ऑफ एनिमल्स हमें मिलते जाएंगे। ठीक है, ऑब्वियसली इफ यू वेयर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट यू वुड प्रोबेबली सी अ मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट। वैसे ही ऑब्वियस सी बात है, अगर हम बहुत घने जंगल में चले जाएं तो वहाँ पे ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म देखने को मिल जाएंगे जो कभी नहीं देखे होंगे। उसके बाद इच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट अ स्पीसीज। ठीक है, जितने भी आप कोई भी प्लांट्स एनिमल्स देखते हैं या किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, वो एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। जो अभी तक डिस्क्राइब्ड है, जिनका उल्लेख किताबों में कर दिया जा चुका है, उसके नंबर्स 1.7 to 1.8 मिलियन है। ठीक है, और दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। इसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। मतलब हमें अभी तक नॉन बायोडाइवर्सिटी जो है वो कितने हैं, 1.7 से लेके 1.8 मिलियन तक है। यानी 17 से 18 लाख स्पेसीज जो होते हैं उसको हम जानते हैं। इसी को बायोडाइवर्सिटी कहा गया है। और द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ, मतलब इतने ही नंबर जो अभी तक बुक में लिखा जा चुका है, एक एक ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन किया जा चुका है। ठीक है, we should remember that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. हम जानते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ समझना चाहिए कि जितने ज़्यादा अगर डिस्कवरी होते रहेंगे उतना ज़्यादा ऑर्गेनिज्म मिलता जाएगा। चाहे उस जगह पे जाएं जहाँ पहले हो चुका है, वहाँ पे ज़रूर आपको कुछ ना कुछ नए ऑर्गेनिज्म मिलेंगे और नए जगह पे तो नया मिलेगा ही। As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know that plant and animal in our own area by their local names. These local names would vary from place to place, even with a country. Within a country, probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organisms we are talking about. मतलब पहले ही कहा जा चुका है कि नंबर्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं, जिसको आप लोकल लैंग्वेज में आप कुछ कहते होंगे, आपसे थोड़ा सा 10 किलोमीटर दूर जाएंगे, वहाँ रीजनल लैंग्वेज कुछ होगा, तो उसके रीजनल लैंग्वेज में उस एनिमल को कोई किसी और नाम से जाना जाएगा। तो ऐसे ऐसे एक ही देश के अंदर कई सारे जो होते हैं नाम होते हैं, वो एक ही ऑर्गेनिज्म के होते हैं। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा अगर हम एक ही एनिमल के बारे में बात करें एक दूसरे से, तो हमें पता ही नहीं रहेगा कि वो किस एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसी चीज़ को समझने के लिए नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन जैसा थ्योरी दिया गया है। ठीक है, hence there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called as nomenclature. Obviously, nomenclature or naming is only possible when organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is identification. देखा, मैंने बताया कि अगर हम पूरे वर्ल्ड में एक ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम से जाने,
तो उसको उसी चीज़ को उसी प्रोसेस को हम लोग नॉमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक है, यानी अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय देयर सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस प्रोसेस इज नोन एज नॉमेनक्लेचर। ठीक है, और नॉमेनक्लेचर तभी पॉसिबल है जब हम उस ऑर्गेनिज्म के बारे में जान सके कि ये किस ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब कर रहे हैं, मतलब इस नाम से हम किस ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उसी प्रोसेस को आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। मतलब कि उस नॉमेनक्लेचर से जो अटैच्ड एनिमल होंगे, जैसे एक नाम लिया आपने, जैसे बताया गया कि मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है, एक नाम है। तो इस चीज़ को हम इस चीज़ का नाम सुनते ही किस चीज़ का समझ में आता है कि इसका आम से रिलेटेड है, यानी हमें पता है, तो जिससे वो अटैच्ड है वो नाम, वो उसका आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, in order to facilitate the study, number of scientists have established procedure to assign a scientific name to each known organism। सॉरी, मतलब कि आगे स्टडी करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे नंबर जो होते हैं, नेम जो होते हैं, वो ईच ऑर्गेनिज्म मतलब एक एक ऑर्गेनिज्म को दिए जाते हैं। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये नाम जो होते हैं, जो साइंटिस्ट के द्वारा नाम दिया जाता है, वो ऑल ओवर जो वर्ल्ड होते हैं उनके बायोलॉजिस्ट से एक्सेप्टेड होता है। ठीक है, फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया which are provided in International Code for Botanical Nomenclature, which is known as ICBN। मतलब क्या हुआ कि अगर साइंटिफिक जो नेम होते हैं ना, उसको देने के लिए एक बेसिक सी क्राइटेरिया बताई गई है कि किसी भी प्लांट को जो है नाम देने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, और उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही वो नाम दिया जाता है। और ये क्राइटेरिया किसके अंडर में आता है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, यू में आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम। अब इसी तरह से जैसे ये प्लांट के लिए है, उसी तरह से एनिमल्स के लिए होंगे। तो एनिमल्स के जो टैक्सोनॉमिस्ट हैं, वो उन्होंने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर को बेस बनाया है। यही जो होंगे, वो जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, जो एनिमल्स होंगे, उनका नोमेनक्लेचर इन्हीं के थ्रू होगा। द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। और इनको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होना चाहिए, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जाने जाएंगे। Description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive at the same name। मतलब अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, तो वो नेमिंग ऐसा होना चाहिए कि उस डिस्क्रिप्शन के थ्रू एक ही नाम पे पहुंचे, जो है वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो। मतलब किसी चीज़ को अगर डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उस डिस्क्रिप्शन से हमें यही पता चलना चाहिए कि ये एक ही ऑर्गेनिज्म के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, they also ensure that such a name has not been used for any other known organism। और ये भी इंश्योर करना है कि वो उस नाम, जो नया नाम दिया जा रहा है नए प्लांट्स के लिए या नया एनिमल्स के लिए, उस नाम का कहीं और यूज ना हुआ हो। ठीक है, बायोलॉजिस्ट फॉलो universally accepted principle to provide scientific name to known organisms। Each name has two components, the generic name and the specific epithet। This system of providing a name with two components is known as binomial nomenclature। मतलब क्या हुआ कि एक बेसिक सा प्रिंसिपल बनाया गया है, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। उस प्रिंसिपल में ये बताया जाता है कि सभी नाम में दो कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, पहला कैरेक्टर्स उनका जेनेरिक डिनोशन होगा, और दूसरा चीज उसका साइंटिफिक एपिथेट डिनोट करेंगे। ठीक है, और इन दोनों को ही, जो दो नाम वाले सिस्टम को ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, मतलब दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट इज नोन एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। समझ में आया? इसके बाद है दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कार्लस लिनियस इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये नेमिंग किसके थ्रू दिया गया है? कैरोलस लिनियस। ठीक है, कैरोलस लिनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का थ्योरी दिया है, जिसको कि सारे बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ टू वर्ड फॉर्मेट was found convenient। और ये जो टू वर्ड्स के जो नेमिंग मतलब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है, वो बहुत कॉन्वीनियंट लगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब सारे जितने भी देश हैं, उनके साइंटिस्ट को जो कैरोलस लीनियस के थ्रू जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया गया था, वो बहुत कॉन्वीनियंट लगा कि हाँ, ये नेमिंग सिस्टम बहुत अच्छा है। इसके थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेम कर सकते हैं, जिसमें दो पार्ट होंगे, एक उसका जेनेरिक नेम का डिनोट करेगा, और दूसरा उसका स्पेसिफिक एपिथेट को डिनोटेशन करेंगे। ठीक है,
let us take an example of mango to understand the ways of providing scientific name better. ठीक है, द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैग्नीफेरा इंडिका. देखिए साइंटिफिक नेम तो दे दिया गया कि हाँ एक बेसिक प्रिंसिपल है, उसके थ्रू मैंगो को मैग्नीफेरा इंडिका बोल दिया गया. ठीक है, अब क्या हुआ कि ये बाइनोमियल नेम कैसे है. इन दिस नेम मैग्नीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस while indica is a particular species or a specific epithet. देखा, मतलब बाइनोमियल जो नॉमेनक्लेचर हुआ उसमें पहला वर्ड जो होता है वो जेनरिक उसका डिनोट करते हैं. ठीक है, मतलब वो जेनरिक को ही साइन करेगा हमेशा. तो इसमें मैग्नीफेरा क्या हो गया, इसका जीनस हो गया आपका. ठीक है, जेनरिक जीनस. वाइल इंडिका इज अ पर्टिकुलर स्पेसीज, और इंडिका जो है वो उसका स्पेसिफिक एपिथेट डिनोट कर रहा है. जीनस while indica is a particular specific or a specific epithet. ठीक है, other universally rule of nomenclature are as follow. मतलब और भी जैसे जो कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेड रूल्स हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स. दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन. ठीक है, देखिए बेसिक सा एक रूल बना जिसमें से सभी लोगों ने कहा कि नहीं, जितने भी बायोलॉजिकल नेम होंगे वो लैटिन वर्ड्स से बनेंगे, और उन लैटिन वर्ड्स में हमेशा उसको जो कहीं भी आपको लिखना होगा या डिनोट करना होगा उसको आप इटैलिक फॉर्मेट में करेंगे. ठीक है, उसके बाद चाहे वो जिस भी ओरिजिन से आया हो, कहीं का भी प्लांट हो, उसका भले ओरिजिन लैटिन से ना हो लेकिन उसका साइंटिफिक नेम जो होगा वो लैटिन वर्ड में होगा. द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस while the second component denotes the specific epithet. और दूसरा रूल क्या बना कि पहला जो नेम होगा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का पहला जो नेम होगा वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरा जो नेम होगा वो स्पेसिफिक एपिथेट मतलब उसके स्पीसीज को डिनोट करेगा. ठीक है, बोथ वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन. ठीक है, तीसरा रूल क्या बना कि जब अगर बायोलॉजिकल नेम को आपको कॉपी में लिखना हो या हैंड रिटन करना हो, मतलब हैंड रिटन मतलब हाथ से जब लिखना हो, तो दोनों को सेपरेट करेंगे और सेपरेट अंडरलाइन करेंगे. मतलब अगर हम आप लिख रहे हैं मैग्नीफेरा इंडिका, तो मैग्नीफेरा इंडिका, तो आप दोनों को सेपरेट लिखेंगे और दोनों को आप सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, जिससे ये पता चल सके कि हाँ ये साइंटिफिक नेम है. ठीक है, both the words in biological name when handwritten are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin. और अगर इस चीज़ को हम प्रिंट करेंगे, मतलब अगर हम सॉफ्ट कॉपी बनाना चाहेंगे तो उस चीज़ में हम इटैलिक फॉर्मेट का यूज़ करेंगे. ठीक है, द फर्स्ट वर्ड denoting the genus start with a capital letter while the specific epithet start with a small letter. चौथा रूल क्या बना, ये बेसिक रूल है कि जो जीनस का आपका फर्स्ट वर्ड होगा, मतलब ये मैग्नीफेरा का एम, वो कैपिटल लेटर में होगा. जो स्पीसीज का फर्स्ट वर्ड होगा यानी आई, वो स्मॉल लेटर में हमेशा होगा. ठीक है, इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ मैग्नीफेरा इंडिका. देखिए एम को इसने कैपिटल लेटर किया है, आई को इसने स्मॉल लेटर किया है, और मैग्नीफेरा इंडिका को इटैलिक फॉर्मेट में प्रिंट है. ठीक है, समझ आया. नेम ऑफ द ऑथर appears after the specific epithet that is at the end of biological name and is written in an abbreviated format. that एग्जाम्पल के लिए मैग्नीफेरा इंडिका लीन, यानी जो ऑथर हैं इस चीज़ के, जिन्होंने इस मैग्नीफेरा इंडिका का नेमिंग किया है, अगर उनका नेम लिखना है तो उनको एब्रीविएशन फॉर्मेट में लिखेंगे. ठीक है, मतलब अगर लीनियस लिखना है यानी कैरोल लीनियस लिखना है तो LINN, ये एब्रिएशन है. ठीक है, इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस. मैंने बोला कि जो ऑथर होते हैं यानी जो वो नेमिंग किए हैं उसको डिनोट करना है तो एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखते हैं. और मैग्नीफेरा इंडिका में जैसे लिन लिखा हुआ है, मतलब इसका कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया था. ठीक है, सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल. दिस प्रोसेस नोन एज क्लासिफिकेशन. देखिए सारे स्पीसीज को पर्टिकुलरली स्टडी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 1.7 से 1.8 मिलियन आपके स्पीसीज का डिस्कवरी हो चुका है और लगातार होते जा रहे हैं, तो उनको अलग अलग स्टडी करना बहुत मुश्किल है. तो कोई सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि इसको डिराइव कर सके, यानी इसको डिवीजन कर सके, यानी इसको डिवाइस कर सके कि हाँ
एक स्पेसीज के पर्टिकुलर जो एक ऑर्गेनिज्म है वो एक स्पेसीज के अलग हैं, दूसरे जीनस के अलग होंगे, तीसरे जीनस के अलग होंगे, ठीक है। और उस जीनस में स्पेसीज चेंज हो सकते हैं। तो उस सिस्टम को क्या कहा गया, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लासिफिकेशन, ठीक है। अगर पूछा जाए आपको क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच द स्टडी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म आर नेसेसरी टू डिवाइस सॉरी क्लासिफिकेशन अगर आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिवाइस टू स्टडी फर्दरली, ठीक है। Classification is a process by which anything is grouped in convenient categories based on some easily observable characters। देखिए साइंटिस्ट ने इसे और एक्सप्लेन करते हुए क्लासिफिकेशन को क्या बताया है कि क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप, मतलब उसमें किसी भी चीज को ग्रुप में करना है और उस ग्रुप को कन्वीनियंट कैटेगरीज में जो होते हैं वो उसके बेसिस पे ही ग्रुप करेंगे, ठीक है। ऑन सम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। देखिए पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो जो उनका ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर सेम होंगे उनको सेम ग्रुप में रखेंगे, तो इससे क्या होगा, स्टडी इजी हो जाएगी। तो साइंटिस्ट ने जैसे बताया कि एक स्पेसीज मिल रहा है हमें, दूसरा स्पेसीज मिल रहा है, कैरेक्टर सेम है, तो उनको सेम ग्रुप में रखा जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि अगर हम एक चीज का स्टडी कर लेंगे तो पूरे ग्रुप का स्टडी कर लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी इजिली रिकॉग्नाइज ईच ग्रुप सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग इन कैट और इंसेक्ट। देखिए डॉग्स हो गए, प्लांट्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, एनिमल हो गए, आपकी किसी भी चीज़ के होंगे। जैसे आप एक पर्टिकुलरली एग्जांपल लेते हैं डॉग का, डॉग में बहुत ब्रीड होते हैं, लेकिन अगर हम डॉग लिख देते हैं कहीं पे तो इसका मतलब समझ में आ जाता है, डॉग का कैरेक्टर्स हमारे दिमाग में आने लगते हैं। हाँ डॉग के 4 पैर होते हैं, उसके पूंछ होते हैं, उसके कान होते हैं, उसके मुंह लंबे होते हैं थोड़े से, सबसे आगे नाक होता है। तो ये चीज़ कैरेक्टर्स जो होते हैं सारे डॉग्स में होंगे, ठीक है। तो डॉग जब हम पता चल गया तो ब्रीड भले जो हो, डॉग तो एक स्पेसीज मतलब अलग हो जाएगा ना, तो उसको ग्रुप में कर दिए हैं कि हाँ डॉग है, उनके ये कैरेक्टर हैं, तो जितने भी डॉग आएंगे अब उस आपके जीनस में आएंगे, ठीक है। The moment we use any of these terms, we associate certain characters within the organism in that group। मैंने बताया इस चीज को। What imagine do you see when you think of a dog? अभी एग्जांपल दिया। Obviously each one of us will see dog, not the cat। डॉग बोलेंगे तो डॉग का इमेजिनेशन होगा, कैट का नहीं होगा। Now if we were to think of Celestians, we know what we are talking about। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है एल्स्टियंस का एग्जांपल लेंगे तो हम उसी ग्रुप के बारे में सोचेंगे, दूसरे ग्रुप के बारे में नहीं सोचेंगे। Similarly, suppose we were to say mammals, you would of course think of animals with the external ears and body hair. Likewise, in plants, if we try to talk of wheat, the picture in each of mind will be of wheat plant, not of the rice or any other plant. Hence, all these dog, cat, mammal, wheat, rice, plant, animal, etc. are convenient categories we use to study organisms। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम प्लांट्स की किसी भी एक स्पीसीज को ले लें, जैसे आपके वीट एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे ही वीट बोलेंगे सभी लोग के दिमाग में गेहूं का इमेजिन होगा, ठीक है, एक इमेज आएगा। अगर हम वीट बोल रहे हैं तो कोई ये थोड़ी सोचेगा कि हाँ चावल उसमें हम ले सकते हैं या हम अदर बाजरा ले सकते हैं। तो इस चीज को ही एक स्टैंडर्ड करने के लिए कि साइंटिस्ट ने बताया कि एक ग्रुप हम बता देते हैं, उसके अंदर जितने भी वीट के कैटेगरीज आएंगे सबके कैरेक्टर सेम होंगे, वीट का ही एग्जाम्पल आएगा। अगर हम सिमिलरली कैक्टस का अगर बात करें तो कैक्टस में सभी को इमेजिन हो जाएगा कि हाँ कैक्टस होते हैं, उसमें कांटे होते हैं, तो जितने भी कैक्टस के आपके स्पीसीज आएंगे सभी उसके अंदर कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये कन्वीनियंट कैटेगरीज वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म। इन चीज़ों को कैटेगरीज में बांट दिया गया है जिससे कि हमारा स्टडी हमारा जो होगा वो कन्वीनियंट तरीके से हो जाएगा, ठीक है। द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज नोन एज टैक्सा। इन्हीं कैटेगरीज जो एक कैटेगरीज मतलब सर्टेन कैरेक्टर्स जिसमें पाए जाएंगे उसको जब एक कैटेगरी बनाया जाएगा तो उसी को साइंटिफिक जो टर्म दिया जाता है उसको टैक्सा कहा जाता है, ठीक है। Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different levels. Plants also form a taxa. Wheat is also a taxa. Similarly, animals, mammals, dogs, and all are all taxa. But you know that a dog is a mammal and mammals are animals. Therefore, animals, mammals, and dog represent taxa at different levels। देखिए taxa मतलब होता है एक कैटेगरी,
एक कैटेगरी दूसरे कैटेगरी से रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल डॉग्स है, डॉग्स मैमल भी है और मैमल सारे मैमल्स एनिमल्स होते हैं। यानी कह सकते हैं कि आपके एनिमल्स हो गए हैं, दूसरे उसमें आते हैं मैमल्स हो गए हैं, मैमल्स के अंदर आपके डॉग जो होते हैं वो डॉग आ गए। ठीक है, तो देखिए ये भी टैक्सा है, ये भी टैक्सा है, ये भी टैक्सा है। हर एक लेवल पे सभी जो कैटेगरी है वो टैक्सा है। लेकिन इस टैक्सा के अंदर एनिमल टैक्सा के अंदर मैमल्स, मैमल टैक्सा के अंदर डॉग्स आते हैं। ठीक है, वो डिफरेंट लेवल को डिनोट कर रहे हैं। यानी ये हायर लेवल, यानी फर्स्ट लेवल पे, सेकंड लेवल पे ये है, थर्ड लेवल पे ये। ठीक है, therefore animals, mammals and dogs represent taxa at different level. Hence, based on characteristic, all living organisms can be classified into different taxa. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं आप उनको कई सारे कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं सिमिलर कैरेक्टर्स के अंडर। ठीक है, तो दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी। इसी प्रोसेस को हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं। मतलब टैक्सोनॉमी कह सकते हैं कि द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द कैरेक्टर, दिस प्रोसेस इज नोन एज टैक्सोनॉमी। ठीक है, external and internal structure along with the structure of cell development process and ecological information of organism are essential and form the basis modern of taxonomic study। देखिए, अभी अगर हम बात करें टैक्सा बनाने के लिए कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, सभी चीज़ों को स्टडी किया जाता है। ठीक है, चाहे वो आपके एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर हो, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स हो, डेवलपमेंट प्रोसेस हो उनके, या इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये सारे जो है एक इसेंशियल कह सकते हैं कि मटेरियल है एक टैक्सोनॉमी के स्टडी के लिए। ठीक है, हेंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। देखिए, एक टैक्सोनॉमी को बनाने के लिए क्या क्या बेसिक हो सकते हैं आपके, पहले उनको कैरेक्टराइजेशन करना, मतलब कैरेक्टर का डिफरेंशिएशन, हाँ ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर, ये कैरेक्टर है, उसको लिख ले। आइडेंटिफाई करना उसको कि हाँ ये कैरेक्टर क्या क्या हो सकते हैं, किसमें किससे रिलेट कर सकते हैं, तो जिससे वो रिलेट होगा उसका क्लासीफाई कर देंगे। मतलब सिमिलर कैरेक्टर वाले को एक में, उससे सिमिलर कैरेक्टर वाले को एक में, तीसरे सिमिलर कैरेक्टर वाले को एक में, तो वो उसका क्लासिफिकेशन हो गया। उसके बाद उस कैरेक्टर का हमने क्लासिफिकेशन कर दिया, अब इस कैरेक्टर का एक ग्रुप बन गया, पहला कैरेक्टर का एक ग्रुप बना, उसका नाम हमने रख दिया। दूसरा कैरेक्टर का एक ग्रुप बनेगा, उसका नाम हम रखेंगे, तो उसको नोमेनक्लेचर बोलेंगे। यही जो होता है प्रोसेस होता है, वो टैक्सोनॉमी का बेसिस प्रोसेस होता है। ठीक है, taxonomy is not something new. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kind of organisms, particularly with the reference to their own use। देखिए, ये कोई टैक्सोनॉमी नया चीज नहीं है, हम लोग इसको बहुत पहले से करते आ रहे हैं। हाँ, उस समय ह्यूमन अपने यूज के अकॉर्डिंग अलग अलग टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टर्स किए थे कि हाँ जो प्लांट्स के को हम खा सकते हैं उनको एक ग्रुप में रखेंगे, जिस प्लांट्स को हम नहीं खा सकते उसको एक ग्रुप में रखेंगे, जिस एनिमल्स का यूज हम लोग करेंगे उसको एक ग्रुप में रखेंगे, नहीं करेंगे उसको अलग ग्रुप में रखेंगे। तो ये बहुत पहले से होते आ रहा है। वो ह्यूमंस जो अपने अकॉर्डिंग यूज किए उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्लासीफाई कर दिया। इन अर्ली डेज ह्यूमन बींग्स नीडेड टू फाइंड sources for their basic need of food, clothing or shelter. Hence, the earliest classification were based on the use of various organisms। ठीक है, मैंने अब यही चीज बताया था। ह्यूमन बींग्स वेर सिंस लॉन्ग not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversities, but also the relationship among them. This branch of study were referred to as systematics। ठीक है, देखिए ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, ये लास्ट वीडियो में हमने सीखा था। इसी सेल्फ कॉन्शियसनेस की वजह से ह्यूमन एक इसी कैरेक्टर्स पे रुक नहीं गए कि हम बेस ऑफ यूज को, जो बेसिक यूज होते हैं उसके अकॉर्डिंग सिर्फ हम क्लासिफाई करें, नहीं, उन्होंने और भी ऑर्गेनिज्म जाना, और भी नए नए डाइवर्सिटी को जाना, और भी डिस्कवरी किया, तो उस चीज में एक दूसरे से रिलेशनशिप बनाया। तो उस ब्रांच के ऐसे इस स्टडी को ही हम लोग सिस्टमैटिक्स कहते हैं। उन्होंने एक चीज किया कि हाँ एक सिस्टम बनाया कि स्टडी हम ऐसे करेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, दूसरा ग्रुप बनाएंगे, तीसरा ग्रुप बनाएंगे। ह्यूमन नेचर इज क्यूरियस, तो उसकी वजह से उन्होंने उस चीज को सिस्टमेटिक कर दिया कि ताकि हमारे आने वाले जनरेशन उसको अच्छे से समझ सके। ठीक है, द वर्ड सिस्टमेटिक इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड नोन एज सिस्टमा विच मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लीनियस यूज द सिस्टमा नेचुराई एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। देखिए, ये जो सिस्टमेटिक है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका मतलब होता है सिस्टमा, और उसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को अरेंज करना। ठीक है, तो लीनियस ने
सिस्टमा नेचर जो हुआ था वो एक टाइटल रखा था अपने बुक का, उसी उसी सिस्टमा से सिस्टमैटिक्स को डिराइव किया गया है। ठीक है। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक वाज लेटर enlarged to include identification, nomenclature and classification। ठीक है। सिस्टमैटिक टेक्स into account evolutionary relationship between organism। ठीक है। सिस्टमैटिक का सबसे पहले क्यों कह सकते स्कोप क्या था, किस लिए किया गया था। तो उन्होंने क्या किया था कि सिस्टमैटिक को उसका आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन सबको इंक्लूड कर दिया था। मतलब एक सिस्टम में मुझे क्या करना है, सबसे पहले उसका आइडेंटिफिकेशन करना है, नॉमेनक्लेचर करना, फिर उसको क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है। सिस्टमैटिक टेक्स इनटू अकाउंट्स इवोल्यूशनरी रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म। देखिए इस सिस्टम में अगर हम रखें किसी चीज को एक सिस्टम में, तो उसमें हमें एक दूसरे से रिलेशन पता चलेगा। हाँ, इसके कैरेक्टर इस सिस्टम के कैरेक्टर से इतने मैच कर रहे हैं, तो हम इस चीज से एक बेसिक नॉलेज निकाल सकते हैं कि इसके पहले हो सकता है रिलेशन, मतलब होगा कुछ चीज उन दोनों के ऑर्गेनिज्म के बीच में, यानी उनका जेनेटिक मटेरियल कॉमन हो सकता है। तो उस चीज को समझने के लिए ही सिस्टमैटिक का यूज किया गया था ह्यूमंस के थ्रू। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। सेकंड टॉपिक को मैंने आज कवर किया है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। और जिस भी स्टूडेंट को डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।